ओके, पहले हमने अभी तक जो है वो बायोइक्विवेलेंस में इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, और कल हमने खत्म किया टॉपिक कि हम किस किस मेथड से बायोइक्विवेलेंस करते हैं। अब जो है वो एक्चुअल प्रोसेस के क्या तरीका होता है बायोइक्विवेलेंस स्टडी करने का, ठीक है। उसमें क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन आपको समझ आ गई हुई है कि एक पेशेंट है, उसके ऊपर दो हम जो है वो ड्रग्स को एक ही पेशेंट के ऊपर टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन। इसका जो तरीका होता है वो ये है सीक्वेंस का, यानी सीक्वेंस वन मीन के, तो अब ये कह लें कि ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है। ग्रुप वन को पहले फर्स्ट पीरियड में टेस्ट ड्रग दी या ट्रीटमेंट, जो भी हम कह सकते हैं इसके, जो जिस ड्रग को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप टू को हमने पहले, जो फर्स्ट पीरियड है या फर्स्ट ट्रायल है, उसके अंदर हमने रेफरेंस ड्रग दी। रेफरेंस वो वाली जो कि एक रेफरेंस लिस्टेड ड्रग में जो है वो लिस्ट के अंदर ड्रग है, जिसके साथ हमने कंपेयर करना है दूसरी ड्रग। फिर वॉश आउट पीरियड के बाद हमने जो सीक्वेंस वन वाले को रेफरेंस ड्रग दे दी और सीक्वेंस टू वालों को टेस्ट ड्रग दे दी। इनके दो ग्रुप्स बना लिए पहले ही, और एक ग्रुप को हमने टेस्ट ड्रग दी और एक को रेफरेंस ड्रग दी, और उसके बाद उनका कंपैरिजन कर लिया। तो बेसिकली एक ग्रुप को दो ट्रीटमेंट मिली, ठीक है। यानी एक एक पेशेंट को एक दफ़ा टेस्ट ड्रग मिली और एक दफ़ा रेफरेंस ड्रग मिली। तो इस तरह ये क्रॉस ओवर स्टडी हम इसको कहते हैं कि ये क्रॉस ओवर हो रही है एक पेशेंट के ऊपर दो ट्रीटमेंट्स। अच्छा, एक और अगर सम टाइम ये होता है कि हमने सिर्फ जो है वो ड्रग्स का कंपैरिजन नहीं करना, हमने इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी या बिटवीन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी जिसे कहते हैं वो भी चेक करनी है, ठीक है। कि एक पेशेंट को एक दफ़ा यानी सीक्वेंस वन में एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दी, फिर उसको रेफरेंस ड्रग दी, उसके बाद फिर दोबारा उसको वही ट्रीटमेंट ड्रग देते हैं, ठीक है। यानी देखते हैं कि जी पेशेंट के अंदर कितना चेंज आता है, पेशेंट में चेंज होने की वजह से उसकी काइनेटिक्स चेंज तो नहीं हो रही है। पहले हमने इस ये जो नज़र आ रहा है ट्रायल, इसमें हम सिर्फ ड्रग्स का कंपैरिजन देखते हैं, पेशेंट में एक दफ़ा टेस्ट दी और एक दफ़ा रेफरेंस दी और कंपेयर कर लिया। अगर हम एक पेशेंट को दो दफ़ा टेस्ट और दो दफ़ा रेफरेंस दें, तो उसमें फिर जो विद इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी है कि पेशेंट के अंदर भी अगर कोई वेरिएबिलिटी, एक दफ़ा उसकी काइनेटिक्स और है, दूसरी दफ़ा कोई और है, मे बी एक दफ़ा उसका एयूसी जो है वो 100 मिलीग्राम आवर्स पर लीटर है, और उसी पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट जब हमने दी, दोबारा टेस्ट ड्रग दी, तो उसका एयूसी कितना है पहले से कंपैरिजन। तो इस तरह की जो स्टडी डिज़ाइन है वो रेप्लिकेटेड क्रॉस ओवर स्टडी कहते हैं, ठीक है। कि सीक्वेंस वन मीन के ग्रुप वन को पहले टेस्ट ड्रग दी, पीरियड 2 में रेफरेंस ड्रग दी, पीरियड 3 में फिर टेस्ट ड्रग दी, पीरियड 4 में फिर रेफरेंस ड्रग दी। इसमें हमें 4 दफ़ा ट्रायल करना पड़ता है, ठीक है। यानी 4 इवेंट्स होते हैं इसमें सैंपलिंग के। पहले इवेंट में 2 ग्रुप्स को अलग-अलग करके बिठा देते हैं और उनको एक को टेस्ट ड्रग दी और दूसरे को रेफरेंस दी। अगली दफ़ा वही बुलाए और उनको चेंज करके जिसको टेस्ट दी, जिसको रेफरेंस दी, जिसको रेफरेंस दी, जिसको टेस्ट दे दी। और इस तरह फिर ये दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं ताकि इन जो जो विद इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी है, कि पेशेंट के आपस में भी वेरिएबिलिटी है, वो भी सामने आ जाए कि पेशेंट में तो चेंजेस नहीं आ रही, कि ऐसा तो नहीं है कि जो उसके जो काइनेटिक्स में चेंज आ रहा है। बेसिकली तो हमने ब्रांड्स को कंपेयर करना है, 2 प्रोडक्ट्स को। तो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ना आई हों, ठीक है। कि यानी क्योंकि वॉश आउट पीरियड टाइम नॉर्मली 2 टू 3 वीक्स होता है, तो 2 टू 3 वीक्स में पेशेंट में कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आ गई जिस वजह से उसकी काइनेटिक्स चेंज हुई है। तो इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई करने के लिए समटाइम्स रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर स्टडी करते हैं। ये तो हो गई अगर हमारे पास 2 सिर्फ ड्रग्स का कंपैरिजन करना है हमने, और हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर हमने इससे ज़्यादा ड्रग्स का कंपैरिजन करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे जी? इसे कहते हैं लैटिन स्क्वायर क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन। लैटिन स्क्वायर मीन के ये 3 हमारे पास अब 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 तरह की ड्रग्स हैं, ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी, ठीक है। उसके लिए हमने ये 6 हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर ये ट्रायल है।
पहले सब्जेक्ट को पहले ट्रायल के अंदर जो है वो ड्रग ए दे दी, दूसरे को बी दे दी और तीसरे को ड्रग सी दे दी, ठीक है। सर दूसरा जी जी सर कुछ बच्चे सिर्फ वेटिंग रूम में ऐसे उनको सर ऐड कर लें। मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ सारे को, अभी अभी जो थे 2-3 मैंने कर दिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर फर्स्ट पीरियड में 6 वॉलंटियर्स हैं, उनमें से पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को ए, सी और बी, इस तरह करके। यानी ये हम पहले सारे की सारी जो एक्टिविटी है ये लिख के रख लेते हैं कि हमने किस पेशेंट को या किस वॉलंटियर को पहले ग्रुप में पहले पीरियड में क्या देना है और दूसरे में क्या देना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टडी पीरियड 2 आ जाता है, उसमें जिसको ए दी थी उसको बी दे दी, जिसको बी दी थी उसको सी दे दी, जिसको सी दी थी उसको ए दे दी, ठीक है। और इसी तरह फिर ये नंबर 6 वॉलंटियर्स तक ये जितने भी वॉलंटियर्स होंगे ये सीक्वेंस चेंज होता जाएगा। अब अगली स्लाइड में ये सीक्वेंस जो है थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक। और फिर पीरियड 3 आ गया, क्योंकि हम 3 ड्रग्स का कंपैरिजन करते हैं तो हर पेशेंट को या हर वॉलंटियर को 3 ट्रीटमेंट्स देने हैं, हमने 3 ड्रग्स देनी है और इन तीनों को कंपेयर करना है। और इनके कंपैरिजन में फिर हमने जो है वो तीनों ड्रग्स का कंपैरिजन करके फिर देखेंगे कि उनके अंदर जो काइनेटिक्स है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है इस स्लाइड की समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब ये थोड़ा सा और इससे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बढ़ गई। स्टडी जो है जो यानी हमने 4 ड्रग्स का कंपैरिजन करना है 16 ह्यूमन वॉलंटियर्स के अंदर, ठीक। सब्जेक्ट 1 2 3 4 16 तक। इसमें फिर हम सीक्वेंस जो है इस सीक्वेंस को अगर हम एक एक को भी चेंज करेंगे तो वो पूरे का पूरा सीक्वेंस हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए बी सी डी से स्टार्ट करके यानी पहले को ए बी सी डी, फिर ए बी डी सी, फिर ए सी बी डी, फिर ए सी डी बी, ठीक है। इस तरह जो सीक्वेंस इस ऊपर से नीचे चल रहा होता है वही लेफ्ट से राइट चल रहा होता है, ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें बी सी डी ए बी सी डी ए, तो ये इस तरह हम 4 ड्रग्स का अगर कंपैरिजन करना है तो उसमें फिर हमें 4 ट्रायल करने पड़ेंगे और हर पेशेंट या हर वॉलंटियर को एक जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है। ये भी लैटिन्स के डिजाइन है फॉर 4 प्रोडक्ट्स। इसी तरह अगर हमने मतलब ज़रूरत नहीं होती, वैसे दो नॉर्मली कंपैरिजन हम 2 का ही करते हैं, लेकिन अगर जितनी भी ड्रग्स का कंपैरिजन करना हो उस हिसाब से फिर हम ये सारा जो है वो प्रोटोकॉल तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी। अब स्टैटिस्टिकल वैल्यूएशन क्या होती है? कैसे करते हैं हम? Bioequivalence is generally determined using a comparison of population averages of the bioequivalence metrics such as AUC and Cmax. हमने जितने भी वॉलंटियर्स लिए उन सबको एक-एक टैबलेट दे के उनके सैंपलिंग की, सैंपलिंग करके उनका एनालिसिस किया, एनालिसिस करके प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम डाटा आया और उनसे हमने ये पैरामीटर कैलकुलेट करने आपको आते हैं। AUC कैसे कैलकुलेट करते हैं, Cmax कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास 20 वॉलंटियर्स हैं तो 20 AUC और 20 Cmax हैं, ठीक है। हम उनका एवरेज लेंगे, एवरेज AUC और एवरेज Cmax, ठीक है। और उनका हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, यूजिंग ए कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन एवरेजेस ऑफ ए बायोइक्विवेलेंस मैट्रिक्स। एवरेज जो है वो उनका दिस अप्रोच टर्म्ड एवरेज बायोइक्विवेलेंस इन्वॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेशियो ऑफ एवरेजेस। अच्छा, अगली जो है बात को पहले देखते हैं। To establish bioequivalence approach, both AUC and Cmax for the test generic product should be within 80 to 125% of the reference product using a 90% confidence interval. अब ये 80 to 125% का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सर इसका मतलब है कि 20% विद इन रेंज होना चाहिए, प्लस 20% प्लस माइनस होना चाहिए ना। जी एक मिनट जरा।
अच्छा, अब 80 to 125% का क्या मतलब हुआ? मीन के हमने अगर 2 का कंपैरिजन करना है, ठीक है? अगर यानी टेस्ट को अगर हम एक ड्रग ए हमारे पास एक टेस्ट है और एक रेफरेंस है, ठीक है? अगर टेस्ट जो है वो रेफरेंस का 80% है, ठीक है? तो उसको हम यानी अगर हमने टेस्ट को ऊपर रखा है और रेफरेंस को नीचे रखा है और टेस्ट की वैल्यू यानी एयूसी या सीमैक्स की एवरेज की वैल्यू कम है उससे, ठीक है? कम कितनी होनी चाहिए? 80% तक होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम यानी इससे नीचे नहीं आनी चाहिए यानी 79% या 75% अगर होगा वो टेस्ट रेफरेंस का तो वो फिर प्रोडक्ट फेल हो जाएगी, ठीक है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया उसमें, ठीक है? अगर 80% है तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर 125 का क्या मतलब है? ये 25% नहीं है, ये भी 20% है। मीन के 100 जो है वो 125 का 80% है। इसमें हम किसी एक को स्टैंडर्ड उस तरह नहीं ले रहे, ठीक है? यानी रेफरेंस जो है वो टेस्ट से कम भी हो सकती है, टेस्ट से ज़्यादा भी सॉरी टेस्ट जो है वो रेफरेंस से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कम है तो वो 80% तक, अगर ज़्यादा है तो वो 125% तक उसका जो है वो रिज़ल्ट होना चाहिए। 125% मीन के उसमें फिर हम ऊपर टेस्ट को ले लेंगे और नीचे रेफरेंस को ले लेंगे। इसको मैं एक मिनट कैलकुलेटर पे आपको थोड़ी अगर या एक्सेल की शीट पे करूँ। इसमें अगर हम देखें कि अगर हमारे पास टेस्ट जो है वो 80% है और उसको हमने रेफरेंस से 100% से कंपेयर किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 80% आता है रिज़ल्ट। यानी लेकिन अगर हमारे पास रेफरेंस जो है टेस्ट जो है वो उसका रिज़ल्ट 100 है, उसको हमने डिवाइड किया 80 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 1 सॉरी हाँ, 100 बाय 80 तो ये 125 है। यानी 80% से 125% तक होना चाहिए, ठीक है? अब ये इस 125 की समझ आ गई कि आपको कि क्या मतलब है इसका? ये 120 क्यों नहीं है, 125 क्यों है? Yes, sir. अच्छा, अच्छा चलें ठीक। अब जो एक और टर्म यूज़ हुई है इसमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि आपके पास रेंज है पूरी ना एक एयूसी की और सीमैक्स की, ठीक है? उसमें हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है कि हमारी 90% वैल्यूज़ जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल करनी चाहिए, ठीक है? ये बेसिकली 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू है। यानी अगर हमारे पास 20 प्रोडक्ट्स हैं सॉरी 20 प्रोडक्ट है ना 20 वॉलंटियर्स का डाटा है, 20 पेशेंट्स का डाटा है, उसको हमने कंपेयर करना है अगर, तो उसमें 90% वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर-अंदर फॉल करनी चाहिए। यानी सीमैक्स के हमारे पास 20 अगर वैल्यूज़ है तो उसमें से 18 वैल्यूज़ इसके अंदर होनी चाहिए। एक वैल्यू अगर इस रेंज से बाहर है तो वो ठीक है या 2 वैल्यूज़ मीन के एक ने सपोज़ हमारे पास 20 वैल्यूज़ है उसमें से 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 75% पे है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट फेल है, ठीक है? उसके अंदर बेशक उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो विदिन 80 टू 125% के दरमियान ही है। लेकिन अगर 90% से कम वैल्यूज़ उसकी आउट ऑफ रेंज है, तो वो फिर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? इसी तरह अगर अ, हमने अगर 20 वॉलंटियर का डाटा है और उसमें से 3-4 वैल्यूज़ जो हैं या इवन 3 वैल्यूज़ भी 140% पे चली गई हैं, ऊपर वाली रेंज से बाहर चली गई, ठीक। तो उसमें भी हम ये कहेंगे कि ये वाला जो है वो प्रोडक्ट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बेशक उनके एवरेजेस जो है वो 80% और टू 125% के दरमियान है, लेकिन वो उसकी क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ इससे डेविएट कर रही हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल से। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीन मतलब ये है कि 90% वैल्यूज़ आपकी इस रेंज के अंदर ही होनी चाहिए। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर इसका मतलब है कि टेस्ट प्रोडक्ट से 20% कम हो सकता है सॉरी रेफरेंस प्रोडक्ट से 20% कम हो सकता है टेस्ट प्रोडक्ट और 25% ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा ना जाए। हाँ, इससे ज़्यादा ना जाए, हाँ। 25% ज़्यादा नहीं है, 20% ही। 80 और 100 को कंपेयर कर रहे हैं ना हम। जी। एक मिनट मैं देखता हूँ मेरे पास शायद कहीं डाटा हो
इस तरह का मैंने एक जनरेट किया था। फाइल थोड़ा खुलने में टाइम लेगी। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये जस्ट एक वैसे ही मैंने लिखी हुई है वैल्यूज़। AUC की वैल्यू सपोज़ रेफरेंस की ये 20 जो हैं वो वैल्यूज़ हैं। ठीक है। इन दोनों का हम एवरेज अगर ले लें, एवरेज 73.15 90.4, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको ऊपर रखें और इसको नीचे रखें, ठीक है। या अगर हमने अगर 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसी एक को हम जो है वो दूसरे के साथ कंपेयर करना है, तो उनका कंपैरिजन जो है वो दोनों रेंज की तरफ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको टेस्ट को हम ऊपर रखते हैं और रेफरेंस को नीचे रखते हैं, तो फिर ये टेस्ट का रिजल्ट इक्वल टू ये टेस्ट है डिवाइडेड बाय रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100। ये 123.58% है, ठीक है। इसी रिजल्ट को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इक्वल टू इसमें हम इसको ऊपर रखें रेफरेंस डिवाइडेड बाय टेस्ट, सेम डाटा ना। तो एक तरफ 80%, 80.9%, एक तरफ 123.6% कह लें। तो बेसिकली ये रेंज है 80% से 123.6% के दरमियान वैल्यूज हैं, ठीक है। इसी तरह हम इनका इंडिविजुअल अगर कंपैरिजन करें, इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, ये तो हो गया ना इनके एवरेजेस की वैल्यू। अब ये हम देखें कि 90% का मतलब ये है कि हमारे पास 20 वैल्यूज है, तो उसमें से 90% वैल्यूज इस रेंज के अंदर अंदर होनी चाहिए, 80.9% टू 123.6% के दरमियान।
ये इसकी 90% जो है वो यानी रेंज है। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज इसके दरमियान में आ रही हैं, 84, 84, 83, 81, 78, ये 1, 2, 3, 4 वैल्यूज ये बाहर हो गई इससे, बल्कि ये नीचे तक 5, 6, 7, 8, 20 में से 8 वॉलंटियर्स जो हैं वो इस रेंज से बाहर चले गए। हमारे पास मैक्सिमम कितनी इसके अंदर गुंजाइश थी कि 2 बाहर जा सकते हैं इससे। इसका मतलब है कि ये जो ड्रग्स हैं ये बायोइक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। बेशक उनकी एवरेज जो है, एवरेज भी बिल्कुल मार्जिन पे है, लेकिन ये वेरी कर रही हैं, इनकी जो है जो इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो 90% जो है वो इस रेंज के अंदर नहीं है, 90% से ज़्यादा इस रेंज से सॉरी 90% से कम इस रेंज के अंदर फॉल कर रही हैं। तो इसमें कितने परसेंट है बेसिकली? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, यानी 20 में से 8, 12 रेंज के अंदर है और 8 आउट ऑफ रेंज है। तो कितने परसेंट बन गए? ये ऑलमोस्ट 60% विद इन रेंज है और 40% आउट ऑफ रेंज, जो कि एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया से बाहर है। तो इसका मतलब है कि ये वाली प्रोडक्ट बायोइक्विवेलेंट नहीं है। अगर इसमें से सिर्फ 2 वैल्यूज ऐसी होती हैं कि जो बाहर है तो फिर वो ठीक था। ठीक है जी, समझ आ गई इस पॉइंट की? 80 to 125% का क्या मतलब है यस सर। कि एक को जो है वो टेस्ट को रेफरेंस से कंपेयर किया या रेफरेंस को टेस्ट से कंपेयर किया, दोनों सूरत में जो है वो ये सेम रिजल्ट्स में ये एक का अगर 80% है, मीन के जब हम एक को ऊपर ले लेते हैं तो यानी 125 के लिए 100 जो है वो उसका 80% है। इस तरह आप कह लें 80 100 के लिए 80 उसका 80% है और 125 के लिए 100 भी उसका 80% ही है। तो इसलिए ये रेंज जो है वो 80% टू 125%। बट सर हम हमेशा टेस्ट को ही कंपेयर नहीं करते रेफरेंस से। नहीं, टेस्ट जो है रेफरेंस से ज़्यादा भी हो सकता है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा भी तो हो सकती है, उसके एयूसी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमने दोनों तरफ देखना होता है, ठीक है ना? ये तो नहीं कि अगर उसकी ओके कंसंट्रेशन ये देखें कि जी अगर उसके अंदर 100% नहीं है, उसके अंदर 80% जो है वो ड्रग है, तो ठीक है, उसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी जो है अफेक्ट होगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो वो टॉक्सिक भी तो हो सकता है ना। तो दूसरी तरफ भी देखना होता है कि ज़्यादा कितना है, ठीक। तो दोनों जो है वो वैल्यूज़ को देखते हैं। मिनिमम सर ओके सर। जी, जी। सर अगर ये जो 20 वैल्यूज हमने ली हैं, अगर हम इनको 40 तक एक्सटेंड कर दें और 40 में से अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो और उसमें सारी वैल्यूज फॉल करें हमारी इस रेंज के अंदर, तो वो इक्विवेलेंट होंगी? हाँ, वो इक्विवेलेंट होगी फिर। नॉर्मली जो है ना वो ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल 30 अगर जो ओके सर। मिनिमम उसके लिए जो है ना 30 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 20 को हमने कंपेयर किया है ताकि डाटा जो जितना, अब अगर फर्ज करें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं और उसमें से हम कहते हैं कि जी 90% होनी चाहिए, इनमें से एक भी बाहर हो जाएगी तो 90%, वो तो 75% हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए जो है वो डाटा जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट होंगे उसके। चलिए आज मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। कल से जो है ना वो हम इसको थोड़ा-सा और 1-2 चीज़ें नई इसमें करने वाली हैं। फिर उसके बाद पूरा एक जो है वो लेआउट प्लान इसका जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। लैब अभी फिर 10 मिनट तक शुरू करें, 12:50 हो गए हैं। अ, 1 बजे शुरू कर लें लैब। 1 बजे कोई क्लास तो नहीं है आपकी आज? नो सर। अच्छा, चलें 1 बजे फिर लैब शुरू कर देते हैं या 1 बज के 10 मिनट तक मैक्सिमम, ठीक है? कल वाला काम कर लिया हुआ है आपने? चलिए लैब में देखते हैं फिर। ठीक है। ओके।